सहारा प्रणाम। आप देख रहे हैं सहारा समय, मेरे यानी नवजोत सूदन के साथ देश की बात में आपका स्वागत है। विश्व में हर एक देश किसी न किसी गहरे संकट से जूझ रहा है। कहीं कोई देश भूभाग को लेकर अपने पड़ोसी के देशों से उलझ रहा है, कोई आर्थिक तंगी से परेशान है, कोई अपने क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है, तो कहीं गृह युद्ध जैसी स्थिति है। पूरी दुनिया में खलबली सी मची है। इस साल फरवरी में से ही रूस और यूक्रेन में जंग छिड़ी हुई है। कई बार परमाणु हमलों तक की स्थिति बन गई। रूस ने यूक्रेन के परमाणु संयंत्रों पर हमला किया। यूक्रेन के कई शहरों में रूस का कब्जा हो चुका है। उधर ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका में ठन गई है। चीन ने ताइवान के खिलाफ अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। हवाई और सैन्य गश्ती दलों को भी भेजा गया है। इधर पूर्वी लद्दाख में भी चीन और भारत आमने सामने हैं। दोनों देशों के जवान वास्तविक रेखा पर तैनात हैं। मध्य एशिया की बात करें तो इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे पर रॉकेट बरसा रहे हैं। गाजा पर हमले के बाद ईरान ने भी इजराइल को चेतावनी दी है। यानी अब फिलिस्तीन के आसपास के देश भी किसी न किसी खेमे में बट जाएंगे। वर्चस्व की इस लड़ाई के साथ साथ विश्व के देश कोविड महामारी के आर्थिक दुष्प्रभावों को भी झेल रहे हैं। श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति तो है ही, पाकिस्तान में भी इसका असर नजर आने लगा है। विश्व धीरे धीरे आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है। यानी कुल मिलाकर चारों ओर उथल पुथल है। तो फिर इसका समाधान कहां ढूंढा जाए? भारत की इसमें क्या भूमिका रहेगी? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। संजय सिंह जी बीजेपी से अपना पक्ष रखेंगे, नोएडा स्टूडियो में है, सर स्वागत है। लोकेश जिंदल जी कांग्रेस से अपना पक्ष रखेंगे, स्काइप के माध्यम से जुड़े हैं, आपका भी स्वागत है। रवि अरोड़ा जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, सर आपका भी स्वागत है। प्रफुल्ल बख्शी जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं, स्काइप के माध्यम से जुड़े हैं, सर आपका भी स्वागत है। रघुवंश सिन्हा जी फॉरेन एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, सर आपका भी स्वागत है। सबसे पहले संजय जी आपके पास आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इस वक्त जो कुछ स्थिति है भारत की, और सभी देश देख रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भारत का क्या कुछ स्टैंड रहता है, ये बहुत मायने रखता है। इस बीच हम देख रहे हैं कि किस तरह से चीन लगातार विस्तारवादी सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत का क्या कुछ स्टैंड रहेगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आज एक स्थिति को देखा जाए भारत का, तो भारत का अगर कोई एनिमी नंबर 1 है हर एक फ्रंट पे, चाहे वो हमारी सांस्कृतिक सभ्यता को कत्ल करने का काम करे, चाहे हमारे बॉर्डर के ऊपर वो अटैक करने का काम करे, बॉर्डर के ऊपर हमें दबाने का कार्य करे, चाहे पड़ोसी देशों में अपनी घुसपैठ बैठाकर जहां से भारत अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था वहां सुरक्षा पैदा करने की कोशिश करे। तो इसमें हम अगर कह सकते हैं कि भारत का अगर कोई एक नंबर 1 एनिमी है तो चाइना है। अब भारत को अपनी रणनीति में कुछ भी अगर तय करना होगा आगे भविष्य में, जो भी विश्व पटल पर चल रहा है, अब विश्व पटल पर ऐसी स्थिति है क्यों? देखिए, 2 तरह की नीति हमेशा से विश्व में पिछले विगत 100 वर्षों से काम करती आ रही है। एक है विस्तारवादी नीति। विस्तारवादी नीति होती क्यों है? जब कोई राष्ट्र का समग्र विकास होता है, जब वहाँ औद्योगिक क्रांति होती है, इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है, उसके पास जब अपार पैसे आते हैं तो वो मार्केट ढूंढता है। आप अंग्रेज के टाइम में भी देखेंगे कि अंग्रेज जब भारत में आक्रमण किया था, भारत में प्रवेश किया था, तो व्यापार के दृष्टि से ही आया था यहाँ पर, और व्यापार के दृष्टि से आकर प्रवेश करके फिर यहाँ पर 100-150 साल शासन किया। ऐसे ही विश्व में अमेरिका के पास इतना उत्पादन बढ़ गया कि अपने देश में खपत नहीं होता था, तो वो क्या करता था कि अपनी माटी ढूंढता था जहां वो अपने मार्केट को, अपने सामान को बेच सके। और उस माटी को ढूंढने के चक्कर में, वो देश ढूंढने के चक्कर में जो प्रतिद्वंदी देश होता था उससे सामना करना पड़ता था। एक जमाना था जब चाइना अमेरिका के पाले में था, क्योंकि चाइना उस हिसाब से विकास नहीं किया। लेकिन जब सोवियत संघ कई हिस्सों में टूट गया तो अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में एक समान रूप से बढ़ गया। और उस समय जब चाइना अपना विकास किया और एशियाई मूल कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में उसने अपने व्यापार को बहुत ज्यादा बढ़ाए, बहुत सारे देश जो है उसके ऊपर लोन लेके डिपेंडेंसी के कगार पे आ गए, जिसमें श्रीलंका भी है, बांग्लादेश भी, और पाकिस्तान तो अपना आधा हिस्सा बेच चुका है। जो वो मार्ग बना रहा है वो हिस्सा एक तरीके से समझिए बेच चुका है। तो इस तरह से चाइना ने घेरने की कोशिश की। हमें लगता है कि भारत को 2 नीति के ऊपर, इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और हमें इस बात में कोई शंका नहीं है कि जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है
वो इस विकट परिस्थिति में, आपने बहुत सही लाइन यूज किया कि अभी वर्तमान में विश्व पटल पर विकट स्थिति है। कोरोना ने पूरे व्यापार की गति को रोक दिया और दोबारा गति को स्टार्ट करने में 3 साल से 4 साल का वक्त लगता है, और उसके बाद आर्थिक मंदी अपने कगार पर है। हथियारों का जमावड़ा बड़े बड़े राष्ट्रों में इतना हो चुका है कि उसको हथियार बेचने हैं तो हथियार बेचने के लिए हथियार बेचने का माहौल बनाना पड़ेगा, और उस माहौल के लिए युद्ध का माहौल ही होता है और दूसरा तनाव का ही माहौल होता है जिसमें हथियार की बिक्री हो सके। वो भी एक दृष्टि से देखी जा सकती है। तो भारत अपनी ये सब इस वक्त ये चीजें की जा रही है, भारत अपनी तटस्थ भूमिका में रहेगा। और ये बात तय है कि अंदरूनी स्थिति, चाहे बाहर की स्थिति जो भी दिखे, अंदरूनी स्थिति में जो चाइना के विरोध में रहेगा, भारत कहीं ना कहीं अपनी सोच के हिसाब से, अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसके साथ अगर खड़ा नहीं भी रहा तो मूक समर्थन अवश्य देगा। ताइवान को समर्थन देना भारत की एक जरूरत भी है। वर्तमान स्थिति में भले कह लें सोवियत राष्ट्र ये रूस हमारा एक नेचुरल प्राकृतिक मित्र है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि अमेरिका चाइना के साथ फ्रंट संभाल रहा है तो हमें अमेरिका की ओर देखना पड़ेगा, और वो उस स्थिति में हमें वो निर्णय लेने पड़ेंगे। सर, जिस तरह से लगातार इल्जाम लग रहे हैं, कांग्रेस कई तरह के इल्जाम लगा रही है। लोकेश जी, जिस तरह से संजय सिंह ने अपनी बात रखी और ये कहा है कि जो कुछ हो रहा है इस वक्त बेस्ट पॉसिबल जो हो सकता है वो भारत सरकार कर रही है, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम कारण देखें तो इसमें एक डिक्टेटरशिप और मोनार्किकल अनडेमोक्रेटिक रेजिम का बहुत बड़ा हाथ था। पहले विश्व युद्ध में कैसर विलियम II थे, दूसरे विश्व युद्ध में बेनिटो मुसोलिनी और हिटलर। पूरा विश्व जानता है कि इनका बहुत बड़ा कारण था कि जिसके कारण विश्व युद्ध हुआ। अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने समझा कि पूरे विश्व में फॉल्ट लाइन आ चुके हैं। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वॉर हो रहा था, तो थोड़े सालों बाद में इंडो चाइना वॉर हुआ, उसके बाद में अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद में हंगेरियन क्राइसिस हुए, चेकोस्लोवाकियन क्राइसिस हुए, पूरे विश्व में क्राइसिस हो रहे थे। उस वक्त नेहरू जी ने कहा कि भारत के लिए सबसे श्रेष्ठ यही होगा नॉन अलाइंड, मतलब ना तो हम इस पक्ष का साथ देंगे ना हम उस पक्ष का साथ देंगे, हम केवल एक मध्यम मार्ग के प्रति चलेंगे। सर, क्या लगता है आपको कि इस वक्त जब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है तो ये पॉसिबल होगा? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से। पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन तो नहीं हुआ। आज भी राष्ट्र हैं सब जगह, आज भी भारत, चीन, ये सभी राष्ट्र हैं। ऐसा कोई यूनाइटेड जब आपको लीड करना है तो आप सबसे जुदा होकर किस तरह से काम करेंगे ये देखना होगा। लोकेश जी, मैं आपके पास आऊंगी। इस बीच हम रुक कर लेते हैं रवि जी का, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, कहीं ना कहीं जब बाहरी दुश्मन आता है तो अंदर के भेदभाव भूलकर हमें एक साथ आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस वक्त भी वो स्थिति नजर नहीं आ रही है। क्या ये देश के लिए हानिकारक नहीं? देखिए, देश के अंदर जो हमारी विदेश नीति थी, हमें ये समझना होगा पहले की विदेश नीति और अब की विदेश नीति में बहुत अंतर है। हमें बाहरी दुश्मन से भी लड़ना है और जो अंदरूनी दुश्मन है उनको भी बाहर निकालना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जब तक एकजुट होकर अपने देश की जब हम बात करते हैं तो हम सरकार को, सभी दलों को मिलकर बैठकर ये फैसले लेने होते हैं, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई लड़ाई छिड़ती है, जब भी कोई जिस प्रकार के हालात पूरी दुनिया में उथल पुथल चल रही है, और ऐसे में जो हमारे विदेशी दूसरे देशों के साथ रिश्ते हैं उन पर किस प्रकार से क्या कार्रवाई होनी चाहिए, किन देशों से रिश्ते बनाए जाने चाहिए, किन से नहीं बनाए जाने चाहिए, कहाँ से हमें बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि देखिए, इस बार अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो लोग जाने जो जाएंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा हथियारों से कम जाएंगी, भूखमरी से ज़्यादा जाएंगी, क्योंकि हालात इतने ख़राब हो जाएंगे कि उसके बाद संभलने का मौका कई दशकों तक नहीं मिलेगा। तो यह बात समझने वाली है। तो भारत इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, और खासकर मैं समझता हूँ इस समय जो रूलिंग पार्टी है बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर सीरियस है। और खासकर इसी मुद्दे पर ही, खासकर जिस प्रकार से पीछे भी आपने देखा कि लड़ाई के बावजूद उन्होंने रशिया से पूरे रिश्ते बनाए रखे, बाकायदा न सिर्फ तेल लिए सस्ते दामों पे, बल्कि काफ़ी प्रयास किया जा रहा है कि जो देश के अंदर भी है हालात सामान्य बने रहें। पर फिर भी हालात, क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा
कि आज मंदी का दौर पूरे विश्व के अंदर है। ऐसे में हमें लड़ाई सिर्फ एक मोर्चे पे नहीं लड़नी है, हमें लड़ाई लड़नी है उस आर्थिक मंदी से भी, क्योंकि आने वाला टाइम सिर्फ हथियारों की लड़ाई का नहीं है, ये इसके पीछे बहुत कुछ होने वाला है। और अगर ये लड़ाई छिड़ती है तो सिर्फ भारत को, क्योंकि भारत की जो परिस्थिति है इस समय विश्व की सबसे बड़ी एक जो है मंडी, सबसे बड़ा बाजार भारत का है, इसमें इस पर पूरी दुनिया की नज़र है। सभी ना सिर्फ यूरोपीय देशों की बल्कि एशियाई देशों की भी इन पर नज़र है, और काफ़ी पड़ोसी मुल्क भी चाहते हैं कि हमारे बाजार को खोना नहीं चाहते। पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो नुकसान भारत को इतना नहीं होगा, लेकिन इतना तय है कि भुखमरी के हालात पूरी दुनिया में इससे पैदा होने वाले हैं। बेशक, और सभी ये दुआ कर रहे हैं। फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे एक बार समझने की कोशिश करेंगे। सर, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से एक और आर्थिक मंदी, दूसरी तरफ लगातार हम देख रहे हैं कि देशों में किस तरह से तनातनी नजर आ रही है, और इस बीच चीन के साथ साथ पाकिस्तान का जो एंगल सामने आ रहा है, पाकिस्तान जिस तरह से लगातार उकसाने का काम कर रहा है, तो किस तरह से भारत का इस वक्त हम स्थिति देख रहे हैं? ये क्वेश्चन किससे पूछ रहे हैं? सर, ये फॉरेन एक्सपर्ट, लेकिन आप बख्शी साहब, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी कि जिस तरह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये पूरा पाकिस्तान का एंगल जो नजर आ रहा है, जिस तरह से वो उकसाने का काम कर रहा है, अपने देश में किस तरह की मंदी है, वो मंदी से जूझने के बावजूद उसकी जो मंशा है वो भारत को डिस्टर्ब करने की, आप किस तरह से देखते हैं स्थिति को? फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है जी, वो अपने देश के हित में सोचता है। जब एक कंट्री अपने देश के हित में सोचती है तब उसकी पॉलिसी क्लियर होती है। हमारे को अपनी पॉलिसी, अभी तक हमारी पॉलिसी क्लियर नहीं थी। अब तक पिछले 70 साल में हमने 50,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन गंवा दी है चाइना के खिलाफ। क्यों? कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कमजोर थी। कमजोर किस लिए थी? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री कमजोर थी। इंडस्ट्री जब कमजोर होती है, आपकी डिफेंस इंडस्ट्री कमजोर होती है। डिफेंस इंडस्ट्री कमजोर होती है, आप कुछ नहीं बनाते। अभी तक आप राइफल नहीं बना रहे थे, अब राइफल बनानी शुरू करिए। इस गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज करी है। अमेठी में राइफल फैक्ट्री लगी है, अब टैंक बनने लगे हैं, अब जहाज बनने की बात आ रही है। हमारी पॉलिसी तो ऐसी थी कि हम कहते थे हम इंपोर्ट नहीं करेंगे वेपन, हम तो शांति के देश हैं। गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी का नाम लेते थे। अब ये सारा बदलाव आ रहा है। अब आपकी पॉलिसी चेंज हो रही है। पाकिस्तान, चाइना इसका फायदा उठा रहे हैं। मैं अगर उनकी जगह होऊंगा तो और भी फायदा उठाऊंगा, क्यों नहीं? जब तक हम अपनी नींद नहीं खोलेंगे तब तक हमारे को कोई जागरूकता नहीं आएगी। अब आनी शुरू हुई है। अब आप देख रहे हैं, अब हम चर्चा कर रहे हैं, अब हम ऐसी बात बोलने की भी हिम्मत कर रहे हैं टेलीविजन पे। पहले ऐसा कोई नहीं बोलता था, अब बोल रहे हैं। क्यों? कि ये सच्चाई है। अब पाकिस्तान कुछ हमारे सामने नहीं है, ना चाइना है। चाइना ने 3 बार ट्राई किया है। 1967 में जनरल सगत सिंह राठौर ने उसके 5,000 सैनिक मारे थे। हमारी पॉलिसी थी, अरे लड़ाई बंद कर दो, आप छोड़ दो, पर सगत सिंह राठौर ने ऑर्डर को फाड़ दिया था। फिर समुद्रन चौक में गवर्नमेंट ने कहा कि उनको वैली लेने दो। जनरल सुंदर जी ने एक पूरी ब्रिगेड लगा दी अंदर और उनको लेने ही नहीं दिया। ये है एग्रेसिव पॉलिसी हमें चाहिए। जब एग्रेसिव पॉलिसी होगी, चलाकर दांत के खट्टे कर देंगे हम लोग। चाइना हमारे आगे कुछ नहीं होगा। उसके सैनिक लड़ने को तैयार नहीं है, सिर्फ धमकाते हैं और धमकाने से ही उनको फायदा हो जाता है। जब धमकाने से ही दुश्मन पांव टेक देता है तो आपको लड़ने की क्या जरूरत है? चाइना, कन्फ्यूशियस जो उसका फिलोसफर था, उसने यही बोला, बेस्ट विक्ट्री इज व्हाट यू गेट विदाउट फाइटिंग। अब बात हुई है तो अब जैसे हमारी पॉलिसी साउथ चाइना सी में बन रही है, जिस तरीके से हम अब आगे बढ़ रहे हैं, क्वाड की बात आ रही है, क्वाड की मिलिटराइजेशन की बात आएगी, उसमें भी हम जागरूकता दिखाएंगे। पर सबसे बड़ी बात है, अगर हमें प्रोग्रेस करनी है तो कोऑपरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड को प्रॉस्पेरिटी इन साउथ चाइना नेशन, जो साउथ चाइना के टीम नेशन है, साउथ ईस्ट एशिया में नेशन है, उनके साथ करना पड़ेगा। पर ये सब करने के लिए आपकी डिफेंस इंडस्ट्री स्ट्रांग होनी पड़ेगी। जहां डिफेंस वीक है, आप कोई बिजनेस नहीं कर सकते।
आप सिर्फ अपने को बचाने की बात कर सकते हैं। तो बेशक जिस तरह इसीलिए से मैं बख्शी कहता साहब हूं, जिक्र कर रहे हैं कि अब जिस तरह से नीति बनाई जा रही है वो सही दिशा में जा रही है। मैं संजय जी आऊंगी इस बीच, एक बार फॉरेन एक्सपर्ट सिन्हा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी रुख कर लेती हूँ। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ दुनिया बढ़ रही है, इस बीच साइबर अटैक एक बड़ा मसला है, आप किस तरह से देखते हैं, क्या भारत इसके लिए तैयार है? देखिए, जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एटॉमिक बॉम्ब बनाई थी और उसके 1 साल बाद उन्होंने एक जर्नल स्टार्ट किया था, उसको कहते हैं जर्नल ऑफ बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट, और वो बताती है हर समय कि विश्व में कयामत कितनी दूर है। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो वो बताती है कि 100 सेकेंड के अंदर विश्व जो है कभी भी कयामत के करार पर पहुंच सकती है। तो आज जो पोजीशन है वो ये है कि सच में पूरे विश्व बहुत सारी प्रॉब्लम से ग्रस्त है जी। और कभी भी एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। और मैं आपको केवल 2-3 पॉइंट बताना चाहता हूं। जी। एक तो ये, अगर आप पिछले 75 साल में देखेंगे कि जितने भी देश हैं, वो ये जो शांति हमारे साथ बनी हुई थी वो किस कारण से थी? एक कारण थी डिटेरेंस, जिसको कहते हैं एक रेड लाइन होता है जिसके आगे कोई क्रॉस नहीं करता, चाहे पहले वो सोवियत यूनियन अमेरिका के बीच में था या आज चाइना और अमेरिका के बीच में। आज जो है ये रेड लाइन करीब करीब हर कंट्री क्रॉस कर रहा है। देखिए ताइवान और चीन के बीच में क्या हो रहा है, चीन करीब करीब ताइवान पहुंच रहा है। देखिए कि आज रूस और यूक्रेन के बीच में क्या हो रहा है, कोई सोच नहीं सकता था। वो अटैक करके एक दूसरे देश पर हमला करके आज वहां का जो न्यूक्लियर रिएक्टर है उस पर भी अटैक हो रहे हैं। जी। इंडिया और चाइना के बीच में देखिए ये जो डिटेरेंस था वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहा है। हर व्यक्ति जो है, हर कंट्री जो अपने आप को बलवान समझती है वो रिस्क उठाने के लिए तैयार है और रेड लाइन क्रॉस करने के लिए तैयार है। एक तो ये कारण है। जी। दूसरी कारण तो ये है कि जितने भी बड़े देश हैं आज वो अपनी क्षमता पर खुद उनको विश्वास नहीं है। जो हम सोचते थे रशिया के बारे में, आज हर आदमी रशिया की क्षमता पर क्वेश्चन मार्क उठा रहा है। लोग चाइना की क्षमता पर क्वेश्चन मार्क उठा रहा है कि क्या वो भारत के साथ लड़ेगा तो कितने दिन लड़ सकता है। आज अमेरिका के क्षमता पर चाइना उठा रही है क्वेश्चन मार्क कि नहीं, हम तो अमेरिका को हरा देंगे। तो ये जो स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति के कारण विश्व धीरे धीरे उस ओर जा रहा है जहां एक गलती होगी कहीं पर और बहुत सारे जो अननोन हैं जी। उसके कारण विश्व युद्ध की संभावना हर वक्त बढ़ सकती है। तो एक चूक भारत- कहीं ना कहीं तबाही की ओर ले जाएगी। और इस बीच एक बड़ी हम एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं जो कुछ रूस यूक्रेन में हो रहा है, क्या पुतिन की राह पर ही अब जिनपिंग चलते नजर आ रहे हैं? संजय जी आप अपनी बात रखिएगा, उसके बाद में सवाल लेती हूँ। नहीं, देखिए पुतिन की राह पर जिनपिंग चलते आ रहे हैं कि नहीं, ये सोचने का विषय नहीं है। जिनपिंग शुरू से ही अपनी राह पे चल रहे हैं और उन्होंने, जैसा एक्सपर्ट साहब ने कहा भी है कि एक भय का माहौल विश्व स्तर पर पैदा करके, पड़ोसियों में पैदा करके, और जो सबसे बड़ी बात है ना कि इकोनॉमिक वीकनेस जो राष्ट्र का होता है, वहाँ पर प्रवेश द्वार चाइना को बहुत आसानी से मिल जाता है। अपने माल को सप्लाई करना, फिर उसको कर्ज दे देना, कर्ज दे के उसको बात मनवाते रहना, फिर उसके बाद उसकी ज़मीन लिखा लेना, फिर वहाँ जाके अपने डिफेंस स्ट्रक्चर को खड़ा कर देना। और आज आप इस बात को समझ के चलिए, पूरे इंटरनेशनल लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर अगर चाइना को इस बात का टेंशन है कि अमेरिका वहाँ से आके लड़ेगा, तो अमेरिका को इस बात का कॉन्फिडेंस है कि भारत बगल में है और भारत का वो एक अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो भारत का वो सहायक बन सकता है, भारत उसको साथ दे सकता है। क्यों? लेकिन सवाल संजय जी ये उठता है कि भारत तैयार है युद्ध के लिए? देखिए, भारत के तैयार होने और नहीं होने से नहीं होता है। डिफेंस एक्सपर्ट ने साफ साफ आपको बता दिया है कि आज हम अपना डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हैं, हमारे पास अपना पूरा टूल किट है। इसके पीछे कोई तो कारण होगा। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तब दिया गया था
जब हम एक छोटा सा सामान भी बाहर से मंगाते थे, बाहर पे हम इतने डिपेंडेंट हो चुके थे कि हम युद्ध क्या, हम तो कोई कार्य सोच नहीं सकते थे। तो उस वक्त ये नारा दे के काम चलाया गया। आज एग्रेसिव पॉलिटिक्स का टाइम है और भारत ने एक चीज अपना तय कर रखा है कि हम अपने बॉर्डर के साथ कोई समझौता नहीं होने देंगे। वन नेशन थ्योरी है ये, और उसके साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर जिसको जो पॉलिटिक्स करना है, जो इंटरनेशनल लेवल पर बात करनी है करे। ये बात तो भारत का क्लियर विजन है, और इसी क्लियर विजन के तौर तरीके से आप कह सकते हैं अगर चाइना बार बार छेड़ता है तो स्वाभाविक है, अगर बार बार छेड़ेगा तो भारत भी कोई खामोश बैठने वाला नहीं है। और भारत की जो अभी डिफेंस की स्थिति है वो इतनी कमजोर भी नहीं है कि हम खाली बैठे और उसके युद्ध को, उसके परिणामों को झेलते रहें, बर्दाश्त करते रहें। भारत आज इस पोजीशन से ऊपर उठ चुका है और विश्व किसी न किसी स्थिति में भारत की ओर देख रहा है, क्योंकि पूरे विश्व का मार्केट अगर कहीं है तो भारत ही, और आज से नहीं है। ये मुगल काल से भारत मार्केट रहा और मार्केट के बहाने ही देश के अंदर देश को लोग गुलाम बनाए हैं। आज सशक्त भारत, समृद्ध भारत की ओर है, और सशक्त समृद्धता में अगर कोई बॉर्डर को छेड़छाड़ करता है तो भारत समझौतेवादी लेकिन नीति पर इल्जाम नहीं कई सारे जाएगा। लगा रही है कांग्रेस। लोकेश जी, लगातार जिस तरह से संजय जी कह रहे हैं और आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि चीन के मुद्दे पर जो है वो भारत सरकार शांत रहती है, क्या कुछ कहना है? और अभी जो लेटेस्ट एक एग्जाम्पल सामने आया जहां चीनी जासूसी जहाज को श्रीलंका ने रोक दिया क्योंकि भारत ने नाराजगी दिखाई थी, तो अब कहीं ना कहीं भारत का कद जो है वो बढ़ता जा रहा है। आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा, अगर हम अंदरूनी कमजोर हैं तो हम बाहरी ताकतों के साथ लड़ने में असक्षम हैं। अभी आपको इस बात का निर्णय करना पड़ेगा कि हमें अंदरूनी तौर पर जो है गरीबी, भुखमरी और जो लोगों का विकास है, जो एक तरह से शांतिवाद है, इसे बढ़ावा देना है, या फिर हम अंदरूनी कमजोर होने के बावजूद भी बाहरी ताकतों के साथ लड़कर अंदरूनी और कमजोर हो जाए। ये अंदरूनी कमजोर है, इस पर संजय जी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। लोकेश जी, मैं आपको समृद्ध नागरिक व्यवस्था को पाने के लिए हम अपने बॉर्डर का कुर्बानी नहीं कर सकते। आंतरिक समृद्धि दूसरी विषय है और बॉर्डर को मजबूत करना दूसरा विषय है। और हमारी सेना पर आप गर्व कीजिए। चाइना, पाकिस्तान देखिए अपने हालत से जूझ रहा है, और वो दिन आते देर नहीं जो पाकिस्तान अपने हाथों मारा जाएगा। अभी सोचने की बात है कि हम चाइना से कैसे टक्कर लें। और आंतरिक समृद्धता तो जो है वो एक आंतरिक विषय है, उसको बाहरी व्यवस्था से कोई लेना ठीक है देना संजय नहीं जी, है। संजय जी ठीक है। लोकेश जी बात रखिए। राजनीति बंद करनी पड़ेगी। आप एक तरफ तो कहते हो भारत एक है, वन नेशन थ्योरी, और दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिमों को आपस में लड़वाते हो और कहते हो कि ये एक नहीं है। उसके बाद में कहते हो कि हम बाहरी तौर पर बहुत मजबूत हैं। ऐसे थोड़ी होगा। हिंदू मुस्लिम फिर आप इसमें मत लाइए। हिंदू मुस्लिम जो भारत का नागरिक है भारत के लिए चिंता करेगा। जो भारत का नागरिक नहीं मानता अपने आप को, वो इस बात की चिंता करे कि उनको कौन सा रास्ता जाना है। संजय जी बात सुन लेते हैं। जी लोकेश जी बात रखिए। गलत है जी। आप अंदरूनी तौर पर भारत को कमजोर करते जाते हैं और बाहरी तौर पर झगड़े करते जाते हैं। इसका मतलब हम अंदरूनी तौर से भी वीक हो जाएंगे। आप किसको झगड़ा करते कह सकते हैं? भारत ने किसके साथ झगड़ा किया भाई? आप देखिए, राजनीतिक कारणों से अपने देश के ऊपर आरोप मत लगाइए। आप राजनीतिक कारणों से अपने देश के ऊपर आरोप मत लगाइए। चाइना में जाके चुपचाप पार्टी नहीं बनाते राहुल गांधी की तरह। जो बात होता है मुखरता से कही जाती है। इस्तेमाल होगा। चाइना में गुपचुप रूप से पार्टी नहीं बनाई जाती है। चाइना के राजदूत के साथ मीटिंग नहीं की जाती है। क्या बात करते हो आप? सामाजिक पॉलिसी का निर्णय लेगा। सशक्त भारत का निर्माण हो चुका है, घबराने की जरूरत नहीं है। आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी, एक बार डिफेंस एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। बख्शी साहब, आप अपनी बात रखिएगा। ये बहुत सिंपल सी चीज है जी। इसमें कोई अंदरूनी और बाहर की बात इसलिए नहीं है जी। क्योंकि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है। हिंदू ईसाई फसाद, ये फसाद पॉलिटिकल गेम है, ये चलते रहेंगे। ये तो खत्म करने के लिए आपको पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा जो लॉयल मैंने देखे हैं वो मुसलमान देखे हैं जो हमारे साथ रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो रेडिकल नहीं है, वो भी हैं, सब हैं। तो हर एक तरीके के लोग हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम अपने देश की रक्षा करना छोड़ दें। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं सारी दुनिया की पार्टियां अगर मेरे देश की 1 इंच की भूमि भी जा रही है, ये देश की भूमि सबसे बड़ी होनी चाहिए। ये हर एक युवा को पता होना चाहिए। जहां आपकी मां का सवाल है उसके आगे कोई नहीं टिकता।
तो हमारी भारत की भूमि के ऊपर कोई नजर नहीं डाल सकता। हमको तो अंदर के फसाद आराम से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को समझाना पड़ेगा कि भैया शांति से काम करो, अब अपना पैसा वैसा बनाना है कहीं और जाके बनाओ, ये हिंदू मुस्लिम फसाद में मत अपना काम कार्यक्रम करो, ये अलग बात है। तो मैं दूसरी बात आपको ये कहना चाहता हूं, इस समय इस प्रेजेंट जो हमारा स्टैंड था, पिछले साल 22 अगस्त 29-30 की अगस्त को हमने 7 हाइट्स ली चाइना से, कैलाश हाइट्स ली। कैसे ली? उनको राइफल के जोर पे ली, उनको खून बहाकर ली, उनको चल गया कि भारत 1967 का 1978 का भारत वो है जो ने चाइना को पिटाई करी थी, वो भी चाइना को पता है। तो चाइना कभी लड़ाई नहीं करेगा। हाँ, आपको बड़े बड़े शिप्स लेके डराएगा, धमकाएगा, ये सब काम करेगा। अगर आप डर गए तो वो अपना फायदा उठाएगा। अब हमारे को अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को स्ट्रांग करना है, जो शुरू हो गया है काम, और एक्सपोर्ट को स्ट्रांग करना है। आप देखिए अगले 7-8 साल में भारत की कायाकल्प हो जाएगी, पर हमें ये 7 और 8 साल चाहिए। इसी तरीके से हमको मिलना चाहिए। आप देखिए कितनी नीतियों में बदलाव आ रहा है और किस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है। बेशक इस बीच सिन्हा साहब आपसे समझना चाहेंगे, कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क इस वक्त जूझ रहे हैं, आर्थिक तंगी हम देख रहे हैं, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत भी कहीं ना कहीं आर्थिक मंदी जिस तरह से कोविड के बाद हम देख रहे हैं, तो क्या अब अगर चीन हमें डराने की कोशिश करता है तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं? देखिए, भारत एक शांतिपूर्ण देश है। हम चाहते हैं कि शांति हमारे इर्द गिर्द पूरे विश्व में बना रहे जी। और तभी जाकर के 2030 तक भारत जो है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। मगर इसके लिए हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए हर वक्त तैयार रखना है, क्योंकि जो हमारे जो नेबरहुड में है वो बहुत ही ट्रबल नेबरहुड में हम रह रहे हैं, चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो, या जैसे आपने श्रीलंका का आर्थिक सिचुएशन बताया है, ये बहुत ही ट्रबलिंग है। तो हमें एक तरफ अपने शांति के प्रयास करने पड़ने चाहिए, और दूसरे तरफ अपने सिक्योरिटी को, अपने अलायंस को, अपने पार्टनरशिप को सभी के साथ बहुत ही अच्छे करके रखना है, क्योंकि समय बहुत खराब है। मगर हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी शांति हो वो भारत के पक्ष में हो। जी बेशक। रवि जी, अब आपसे समझना चाहेंगे, कहीं ना कहीं माइंड गेम जो हमने देखा कि रूस यूक्रेन में भी एक माइंड गेम खेला जा रहा था, और वही चीन अब ताइवान के साथ कर रहा है, और साइबर अटैक जिस तरह से लगातार मैं जिक्र कर रही हूँ, कितना तैयार है और क्या कुछ स्ट्रेटेजी भारत सरकार की होनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी सीख मिली है कि बेशक से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, वहाँ तबाही मचा दी, लेकिन जो गेम वो समझता था कि एक हफ्ते में वर्कआउट उसका पूरा हो जाएगा और वो जीत लेगा पूरे यूक्रेन को, वो आज तक लड़ाई चल रही है। बहुत बड़ी बात है। और आर्थिक मंदी पूरे रशिया के अंदर आ चुकी है। ये बात समझने वाली है कि चाइना इस बात को जानता है, एक छोटे से देश ताइवान पर अगर वो मंडरा जरूर रहा है, हमला करने की ताकत नहीं है अभी उसमें। कोई भी देश आज युद्ध करने की, बेशक से साइबर अटैक वाली बात आपकी मैं मान सकता हूं कि ऐसे अटैक लगातार होते रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन आज युद्ध की स्थिति इतना आसान नहीं है लड़ना, खासकर भारत जैसे देश के लिए के साथ, क्योंकि चाइना की इतनी अभी हिम्मत नहीं है। अगर आप समझिए, अगर वो जो है ताइवान पर अभी तक हमला करने की बेशक सैन्य अभ्यास कर रहा है, दबाव बनाने की कोशिश, बख्शी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, वो करता रहेगा ऐसे वो। लेकिन जैसे ही नैन्सी पॉलिसी जो अमेरिकी संसद के अध्यक्ष है वहाँ पहुँचती है तो उसकी हवा खराब हो चुकी है, और उसको मालूम है अगर ये लड़ाई शुरू होती है तो उससे बाहर आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये आर्थिक तौर पे बहुत। तो रवि जी, ये कहना गलत नहीं होगा, हालांकि डराने धमकाने की कोशिश हर कोई कर रहा है, लेकिन तैयार युद्ध के लिए कोई देश नहीं है। और देश की बात में आप सब हमारे साथ जुड़े, संजय जी आपका धन्यवाद, रवि जी आपका धन्यवाद, प्रफुल्ल बख्शी जी आपका धन्यवाद, सिन्हा साहब आपका भी धन्यवाद, और लोकेश जी आपका भी धन्यवाद। सहारा प्रणाम।